नमस्कार दर्शकों। न्यूज टुडे के 13 अगस्त के अंक में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की प्रमुख सुर्खियां। आज की पहली प्रमुख सुर्खी जुड़ी हुई है आईबीसी संशोधन विधेयक 2025 से। साथ ही हमारा जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो जुलाई 2025 में विगत काफी वर्षों की तुलना में निम्नतर स्तर पर पहुंच चुका है। इसलिए इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति भी चर्चा में रही। साथ ही भारतीय पतन विधेयक 2025 प्रस्तुत किया है। सरकार ने ओसीआई कार्ड धारकों के लिए जो नियम है वो कुछ सख्त कर दिए हैं। साथ ही डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी डीजीएफआई के द्वारा बांग्लादेश की कुछ वस्तुओं पर व्यापार प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भी चर्चा में रहा, क्योंकि इस मिशन के तहत कुछ नवीन परियोजनाओं को अनुमति प्रदान की गई है। अगर बात की जाए संक्षिप्त सुर्खियों की, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 चर्चा में रही। शॉर्ट ट्रांसफर, पुश एंड पुल ट्रांजैक्शन, अपार, श्रेष्ठ, भागीदारी, इको सेंसिटिव जोन, ये सारे कुछ न्यूज आर्टिकल्स रहे जो चर्चा में रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं प्रमुख आर्टिकल के साथ। और आज का पहला प्रमुख आर्टिकल है आईबीसी संशोधन विधेयक 2025 के बारे में। आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इस कोड के बारे में हम सभी ने सुना है। अब जो आईबीसी कोड है उसमें कुछ संशोधन करने की बात की गई है और संशोधन का जो विधेयक है उसे संसद की प्रवर समिति को भेजा गया है, जिसके चलते आईबीसी संशोधन विधेयक 2025 चर्चा में बना हुआ है। बाकी संशोधन विधेयक के जो डिटेल्ड प्रावधान है उनको हम थोड़ी देर बाद कवर करेंगे। अभी एक बार जानते हैं कि आखिर इन संशोधनों की दिशा क्या है। तो सबसे पहले तो दिवाला और शोधन अक्षमता में जो पूरी व्यवस्था है उसमें कुछ कमियां रही, जैसे कि मामलों के निपटान में विलंब हो रहा था। अच्छा, आईबीसी को हम लेकर आए थे ताकि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के मामले बनते हैं उनका तेजी से समाधान कर पाए, लेकिन आईबीसी इसी उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहा था। तो मामलों के समाधान में लगने वाले समय को या विलंब को कम करना, साथ ही सभी हितधारकों के लिए लाभ को अधिकतम करना। आईबीसी क्या करता है, कुछ क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने किसी को उधार दिया है, कुछ डेटर्स हैं जिन्होंने उधार लिया है। अगर मामलों का समय पर निपटान नहीं होता या अत्यधिक देरी लगती है तो ये देखा गया है कि जो धन की वापसी है या पुनर्प्राप्ति है वो प्रक्रिया भी बाधित हो जाती है और जो उधार देने वाले हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनको बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। तो सभी के लिए व्यवस्था लाभकारी हो पाए और सभी के लाभ को अधिकतम किया जाए, इस बारे में भी व्यवस्था करते हैं नए संशोधन। और साथ ही इन संशोधनों को लाने के पीछे एक प्रेरणा रही कि वैश्विक स्तर पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी को लेकर जो सर्वश्रेष्ठ प्रणालियां हैं, जो पद्धतियां हैं, उनको भारत में भी लागू किया जा सके। साथ ही भारत के ऐसे क्रेडिटर्स हैं जिनसे किसी ने उधार लिया है, कोई उद्यम है, कोई कंपनी है और उनकी असेट भारत से बाहर हैं, तो ऐसे में भारत से बाहर असेट से प्राप्ति कैसे की जाए, इन सब मामलों में बात करते हैं नए संशोधन। तो मोटा मोटा संशोधन किस बारे में बात करते हैं ये तो हमने देखा, लेकिन इस आर्टिकल को सही से समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है किसे जानना, आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को जानना। आईबीसी कोड हम लेकर आते हैं भारत में 2016 में। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि जो भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के मामले हैं उनका समय सीमा के तहत प्रभावी ढंग से समाधान हम सुनिश्चित कर पाए। अब ऐसे में एक प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है कि इंसॉल्वेंसी क्या है और बैंक्रप्सी क्या है। इंसॉल्वेंसी का तात्पर्य यह है कि जब कोई भी उद्यम जो उधार लिया है या जो उधार प्राप्त किया है, जब वो उस उधार को चुकाने की स्थिति में ना बचे, यानी उस पर जो डेट है उस डेट को वो रीपे ना कर पाए, ऐसी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ना रहे, तो इसे हम इंसॉल्वेंसी के नाम से जानते हैं। और जब इसी इंसॉल्वेंसी को लीगली घोषित कर दिया जाता है या एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो इसे हम जानते हैं बैंक्रप्सी के नाम से। और इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी
बैंकरप्सी के समाधान हेतु मैंने बताया 2016 में लेकर आते हैं हम आईबीसी कोड। इस कोड की मोटा मोटा व्यवस्था क्या थी? इस कोड में दो प्रकार की व्यवस्था थी, एक है डीआरटी और दूसरा है एनसीएलटी। यानी अगर कोई भी क्रेडिटर या कोई भी डेटर जिसने उधार लिया है या जिसने उधार दिया है, दोनों ही आईबीसी कोड के तहत समाधान प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई व्यक्ति है या कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो उसका मामला जाएगा डीआरटी यानी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास। और वहीं अगर कोई कॉर्पोरेट है, कोई निगम है जिसका मामला है, तो मामला जाएगा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। अब मामला जाने के बाद, जैसे अगर मैं एनसीएलटी की कहानी को आगे बढ़ाऊं, तो एनसीएलटी के द्वारा मामले को निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वीकार करना जरूरी है। वो केस को स्वीकार भी कर सकती है, वो केस को रिजेक्ट भी कर सकती है। अगर मामले को स्वीकार कर लिया गया तो उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू होती है उसे हम कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस यानी CIRP प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। इस प्रक्रिया में होता क्या है, एनसीएलटी ने कोई भी मामला स्वीकार किया, मामला स्वीकार होने के बाद जो समाधान पेशेवर होते हैं जिन्हें हम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के नाम से जानते हैं, इन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स की नियुक्ति हो जाती है। और मामला स्वीकार होने के बाद समाधान पेशेवर या रेजोल्यूशन जो प्रोफेशनल्स हैं, इनकी नियुक्ति होने के बाद जो उस कंपनी के कार्य हैं वो इन्हीं के द्वारा देखे जाते हैं। साथ ही गठन होता है किसका? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का। यानी जो क्रेडिटर थे जिन्होंने उधार दिया उस कंपनी को, उस निगम को, उनकी एक समिति का गठन होता है, क्योंकि उधार देने वाले एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो कमिटी का गठन होता है। कमिटी फिर ये देखती है कि उनको इन्हीं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को रखना है या किसी अन्य की नियुक्ति करनी है। जब ये बात सेटल हो जाती कि इन्हीं को रखना है या अन्य की नियुक्ति करनी है, तो इसके बाद जो है इनके द्वारा एक समाधान प्रस्तुत किया जाता है कि कैसे हम इस बिजनेस को भी बचा सकते हैं और जो उधार देने वाले हैं या जो क्रेडिटर्स हैं उनके लाभ को भी अधिकतम कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं समाधान प्लान या रेजोल्यूशन प्लान। एक एक बात को ध्यान से सुनना। आगे जब हम प्रावधानों को पढ़ेंगे तो प्रावधानों में किस प्रकार के बदलावों की बात की गई है वो तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस आपको समझ में ना आई हो। ठीक है, तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है, उनके द्वारा या तो इन्हीं समाधान पेशेवर को रखा जा सकता है या फिर नए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को भी हायर किया जा सकता है। इनके द्वारा समाधान प्लान प्रस्तुत किया जाता है और इस समाधान प्लान के संदर्भ में कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है वो निर्णय लेती है कि हम इस प्लान से सहमत हैं या नहीं है। अगर वो सहमत है, एक संभावना तो ये है कि वो प्लान से सहमत होंगे। सहमत है तो प्लान को मंजूरी लेनी पड़ती है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से। अगर असहमत हैं तो फिर जो प्रक्रिया शुरू होती है उसे कहा जाता है समापन प्रक्रिया, जिसे आपने लिक्विडेशन के नाम से जाना होगा। अगर प्लान स्वीकार हो जाता है तो जो भी प्लान था उसे लागू कर दिया जाता है, कंपनी फिर से पटरी पर आए, जो उधार देने वाले क्रेडिटर्स थे उनको उनकी धनराशि मिल जाए, इसको लेकर पूरा प्लान का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है। लेकिन अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर प्लान से संतुष्ट नहीं है तो अंतिम विकल्प के तौर पर कंपनी का लिक्विडेशन या समापन किया जाता है, अर्थात कंपनी की जो असेट्स हैं उनको बेचकर जो भी धनराशि मिलती है उसमें उधार देने वालों की पूरी क्रमबद्धता होती है, किसको कितना मिलेगा उसके अनुरूप उनको धनराशि प्राप्त हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस या कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। तो यही सारी बात करता है आईबीसी कोड। अब इसमें इंडियन बोर्ड फॉर बैंकरप्सी है ना, इसकी भी व्यवस्था है कि इसमें एक बोर्ड की भी व्यवस्था है ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जिसे जाना जाता है। ये है जो आईबीसी की पूरी प्रक्रिया को देखता है। साथ ही मैंने कहा जैसे रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है, रेजोल्यूशन प्रोसेस को संपादित करने के लिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स इत्यादि होते हैं, तो इन
को प्रदान करने वाली भी कुछ एंटिटी या कुछ निकाय होती हैं, इनको रेगुलेट करना। अच्छा, कुछ निकाय ऐसी होती हैं जो सूचना प्रदान करती हैं, जैसे जिसने भी उधार लिया है उसका इतिहास क्या है, कहां से, इस प्रकार की सारी सूचना प्रदान करती हैं ताकि CIRP प्रक्रिया में मदद मिल पाए। तो ये जो सूचना देने वाली यूटिलिटीज हैं, अच्छा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स की व्यवस्था करने वाली जो एंटिटीज हैं, इन सब को रजिस्टर करने का या इनकी व्यवस्था देखने का काम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो ये है पूरी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की व्यवस्था। अब ये थी हमारी मूलभूत व्यवस्था। अब हम देखेंगे कि आखिर जो विधेयक हमारी प्रवर समिति को भेजा गया है, उस विधेयक में किन बातों पर ध्यान दिया गया है। सबसे पहले तो इस विधेयक में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि समाधान तेजी से हो, विलंब को कम से कम किया जाए, क्योंकि IBC कोड को जब हम लेकर आए थे तो लेकर आने के पक्ष में एक तर्क यही दिया जा रहा था कि निर्धारित समय सीमा के भीतर हम मामलों का समाधान कर पाएं, ताकि जुडिशरी पर बर्डन ना क्रिएट हो, और मामले जितना लंबा खिंचते हैं उतना ही अधिक नुकसान सहना पड़ता है। तो इसी मामले में NCLT की एक अनिवार्य समय सीमा है जो निर्धारित की जाएगी। ये समय सीमा क्या है? राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के लिए 14 दिन के भीतर दिवाला संबंधी मामले को स्वीकार करना होगा, ये डेडलाइन निर्धारित की गई है, और 30 दिन के भीतर समाधान योजना को मंजूरी देना अनिवार्य किया गया है। यानी अगर NCLT के पास चाहे जिसने उधार दिया है चाहे जिसने उधार लिया है वो कोई भी मामला लेकर आए तो NCLT को 14 दिन में निर्णय लेना पड़ेगा, और अगर मामले को स्वीकार करना है तो 14 दिन में स्वीकार करना पड़ेगा। साथ ही इस विधेयक में विवेकाधिकारों को भी कम किया गया है, और अगर डिफॉल्ट समझ में आता है तो मामले को स्वीकार किया जाएगा। साथ ही मैंने बताया था रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स जो हैं वो क्या करते हैं, समाधान प्रस्तुत करते हैं कि कैसे इस उद्यम को या इस निगम को हम फिर से पटरी पर ला सकते हैं, और साथ ही जिन्होंने उधार दिया है, जो क्रेडिटर्स हैं, उनका भी लाभ अधिकतम कर सकते हैं। तो ये जो नए प्रावधान हैं बिल में, वो ये भी कहते हैं कि अगर कोई रेजोल्यूशन प्लान NCLT कमेटी ऑफ क्रेडिटर देखेगी, उसके बाद मैंने क्या कहा था, NCLT का अप्रूवल भी लिया जाता है, तो ऐसा कोई प्लान अगर NCLT के सामने आता है तो उसे 30 दिनों के भीतर उसे मंजूरी देनी होगी, या जो भी उसका निर्णय है वो देना होगा, इसे और अधिक नहीं खींचा जा सकता। क्योंकि देखा ये गया है कि कई मामलों में तो दिवालिया के जो मामले हैं उनको स्वीकार करने में ही 400+ डेज लग जा रहे हैं, कुछ इस प्रकार के मामले भी आए। तो सबसे पहला जो प्रावधान है वो क्या है कि NCLT के लिए अनिवार्य समय सीमा निर्धारित की जाए। दूसरा क्या है, कोर्ट से बाहर ऋणदाता द्वारा सुझाया गया समाधान, यानी इसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हम कहेंगे, और इसको इनिशिएट कौन करेगा, जो क्रेडिटर है, जिसने उधार दिया है। तो मतलब मोटा मोटा जिसने उधार दिया है अगर वो चाहे तो कोर्ट से बाहर भी सेटलमेंट कर सकता है। इसका लाभ क्या होगा, कम से कम व्यवधान के साथ अधिक तेजी से और कम कीमत पर समाधान मिल जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो न्यायपालिका पर बोझ भी कम होगा, है ना, और व्यवस्था भी प्रभावी ढंग से चलती रहेगी। तो अभी तक जो प्रावधान हमने देखे उसमें एक प्रावधान है NCLT की समय सीमा निर्धारित करना ताकि मामलों में विलंब ना हो, और दूसरा है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना अगर क्रेडिटर इस प्रकार की कोई जो है अगुवाई करता है या इनिशिएशन करता है। इसके अलावा इसमें अधिकतम लाभ को सुनिश्चित करने के लिए भी कुछ व्यवस्था की गई है, जैसे CIRP प्रोसेस क्या है। अभी मैंने बताया था कि NCLT के पास मामला आता है, वो पूरी प्रक्रिया जो लास्ट में कहां तक जा सकती है, लिक्विडेशन तक भी जा सकती है। वो पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, CIRP यानी कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया। मान लीजिए कि एक बार ये प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन
अभी हम देखते हैं कि जो समाधान योजना प्रस्तुत की जाती है वो समाधान योजना स्वीकृत भी नहीं हुई है और उसे अस्वीकार भी नहीं किया गया है। ऐसे में अगर लगता है कि कहीं कोई चूक थी, कहीं कोई कमी थी, हम इस सीआरपी प्रोसेस को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं, पुनः शुरू कर सकते हैं। तो ये जो नए प्रावधान है ये एक बार के लिए, ध्यान देना, एक बार के लिए इस सीआरपी प्रोसेस को पुनः आरंभ करने की या पुनः शुरू करने की व्यवस्था भी प्रदान करते हैं। लेकिन ऐसा कब किया जा सकता है या किसकी अनुमति पर? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की अनुमति या अवरोध पर ऐसा किया जा सकता है। साथ ही इसमें कुछ गवर्नेंस और अनुपालन जो है उसको भी बेहतर करने की कोशिश की गई है, जिसका एक प्रावधान है ग्रुप इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क। ग्रुप इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क क्या है? देखिए, इस विधेयक में वॉलेंटरी ग्रुप इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क को प्रस्तुत किया गया। इसका मतलब यह है कि एक कॉर्पोरेट समूह के भीतर, मतलब एक कॉर्पोरेट समूह का अर्थ यहाँ पर है कि एक ही प्रकार का कार्य या आपस में जुड़े हुए जो उद्यम हैं, अगर उनके संदर्भ में देखा जाता है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का मामला है, एक से अधिक के संदर्भ में ऐसा मामला देखा जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो उधार देने वाले हैं या जो क्रेडिटर्स हैं वो एक साथ मिलकर एक ग्रुप में वॉलेंटरी ग्रुप इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क के तहत प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कुछ उद्यम आपस में जुड़े होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो अगर एक साथ समाधान किया जाए तो समाधान अधिक त्वरित, अधिक प्रभावी हो पाएगा। तो इस प्रकार की जो है वॉलेंटरी ग्रुप इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क की व्यवस्था को भी जो नए संशोधन है उनके तहत प्रस्तुत किया गया है। साथ ही सीमा पार दिवाला समाधान फ्रेमवर्क पर भी ध्यान दिया और हमने कहा है कि हम अंतरराष्ट्रीय जो सर्वोत्तम पद्धतियां हैं उनको स्वीकार करेंगे और साथ ही जो है हमारे ऋणदाताओं को संकटग्रस्त कंपनियों की विदेशी परिसंपत्तियों तक हम आसान पहुंच दे, ताकि देखिए किसी ने उधार लिया, अच्छा कोई उद्यम है, उसकी परिसंपत्ति भारत से बाहर है, अब समाधान हो रहा है, लेकिन अगर आपकी यहाँ व्यवस्था स्पष्ट नहीं है तो भारत के बाहर की जो संपत्ति है उस पर भारत के उधार देने वाले या क्रेडिटर्स अपना आधिपत्य या हक नहीं जता पाते, जिसके चलते उनको नुकसान सहना पड़ता है। तो इस बात पर भी ध्यान देने की कोशिश नए संशोधनों में की गई है। साथ ही नए संशोधन कहते हैं कि अगर एक बार समाधान हो जाता है ना, तो क्लीन स्लेट का सिद्धांत काम करेगा। क्लीन स्लेट का सिद्धांत क्या है कि एक बार अगर किसी के खिलाफ कोई मामला था, कोई दावा था, वो समाप्त हो गया है ना, तो अब उसके खिलाफ कुछ और नहीं किया जा सकता, या जो है अब उसको क्लीन स्लेट का दर्जा मिल गया है। तो ये विधेयक स्पष्ट रूप से क्लीन स्लेट सिद्धांत को मजबूत करता है। और अगर समाधान योजना स्वीकृत हो जाए तो कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ सभी दावे समाप्त हो जाएंगे। यही क्या है, क्लीन स्लेट का सिद्धांत, कि एक बार मामला जो है मामले का समाधान हो गया तो फिर आपके खिलाफ सारे दावे समाप्त हो जाएंगे। हाँ, ये भी है कि जब तक कुछ अलग अगर समाधान योजना में ना लिखा हो, अगर इस एक्सेप्शन को हम छोड़ दें तो मतलब एक बार अगर समाधान योजना स्वीकृत हो गई तो जो भी डेटर था उसके खिलाफ दावे समाप्त हो जाते हैं। तो ये सारे प्रमुख प्रावधान हैं जो नए संशोधन हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें दिए गए हैं। अब आगे यहाँ पर वही जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आईबीसी 2016 क्या है, तो कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत दोनों मामलों का निपटान करता है। मैंने डीआरटी, एनसीएलटी का उदाहरण देकर आपको बताया। साथ ही ये भी बताया कि इसमें इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज की भी व्यवस्था है जो सूचना संबंधी कमियों को दूर करती है। साथ ही ये डेब्टर इन पोजेशन के स्थान पर क्या है, क्रेडिटर इन कंट्रोल। आपको याद होगा सीआईआरपी की जो प्रोसेस थी उसमें कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी जो उधार देने वाले हैं, ऋणदाता जो हैं, वो प्रमुख निर्णय लेंगे कि वो रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी देंगे या कंपनी का लिक्विडेशन करेंगे, है ना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो उधार देने वाले हैं वो कंट्रोल की स्थिति में है। तो ये दिवाला समाधान के लिए डेटर इन पोजेशन मतलब जिसने उधार लिया है वो
प्रभुत्व की स्थिति में रहे, ऐसा नहीं है, बल्कि क्रेडिटर इन कंट्रोल व्यवस्था को भी शुरू करता है। और बाकी CIRP की पूरी प्रोसेस क्या है वो तो आपको बता ही दिया गया है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अपने आप में काफी बड़ा सुधार था, काफी बड़ा रेगुलेटरी रिफॉर्म इसे माना जाता है। तो इसके संदर्भ में कोई भी संशोधन हो और जिसे अंतिम मंजूरी मिले, क्योंकि अभी अंतिम मंजूरी नहीं मिली है, तो वो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ध्यान रहे, ऐसा पहली बार नहीं है कि IBC कोड आने के बाद कोई संशोधन प्रस्तुत किया गया है। इससे पहले भी IBC कोड में आवश्यकता अनुरूप हमने संशोधन किए हैं। मुख्य परीक्षा में भी IBC कोड का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा, उपलब्धियां किस प्रकार की रही, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर। आज की दूसरी प्रमुख खबर जुड़ी हुई है इन्फ्लेशन से या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से। न्यूज का टाइटल क्या है? जुलाई 2025 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब इसके बारे में खबर क्या है कि जुलाई 2025 में जो रिटेल इन्फ्लेशन है, अभी हम बात करेंगे क्या होता है। रिटेल इन्फ्लेशन 8 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। और कितनी हो गई? जुलाई 2025 में यह रिटेल इन्फ्लेशन घटकर 1.55% हो गई है, जो पिछले 8 साल में सबसे कम है। और हम रिटेल इन्फ्लेशन को कौन से इंडेक्स के आधार पर मापते हैं? आपने इतना तो सुना होगा, एक है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और दूसरा है WPI अर्थात होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो हम हमारे यहाँ रिटेल इन्फ्लेशन को मापने के लिए किस इंडेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं CPI, जिसे हिंदी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नाम से जाना जाता है। तो एक तो खबर ये कि जुलाई 2025 में रिटेल इन्फ्लेशन पिछले 8 सालों के निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है और हो गई है 1.55%। अगर बात की जाए फूड इन्फ्लेशन की, तो फूड इन्फ्लेशन के संदर्भ में क्या है या खाद्य मुद्रास्फीति के संदर्भ में क्या है कि अगर वर्ष दर वर्ष मुद्रास्फीति की बात करें तो जुलाई 2025 में यह माइनस, ध्यान देना माइनस यहां है, -1.76% रही है ना। और जनवरी 2019 के बाद यह सबसे कम रहा फूड इन्फ्लेशन है। यानी आपको याद होगा, और इस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं, ये है 2024 का समय और 2024 में इन्फ्लेशन भारत के लिए काफी बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। आप देखोगे कि इन इन्फ्लेशन में भी प्रमुख जो इन्फ्लेशन रही वो किस प्रकार की थी? खाद्य इन्फ्लेशन। आप देखोगे यहां पर 10% से भी ज्यादा मुद्रास्फीति पहुंच चुकी थी, जिसके चलते ओवरऑल इन्फ्लेशन भी बढ़ गई थी। लेकिन अब देखिए धीरे धीरे कम होकर फूड इन्फ्लेशन, ये देखेंगे ये बेस है, यहां से माइनस में चली गई, -1.76, और ओवरऑल जो हमारी रिटेल इन्फ्लेशन है वो 1.55% बनी हुई है। क्लियर है? अब एक दो बातें हम जान लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। सबसे पहले CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जैसा मैंने बताया था, और WPI, इनके बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, इन्फ्लेशन हम समझते हैं, आम भाषा में हम कहते हैं कि मूल्यों में लगातार निरंतर अगर वृद्धि मानी जाए या देखी जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन है। इसे डिफाइन करने का एक दूसरा तरीका भी होता है। ये तरीका क्या है कि जब आपकी करेंसी की खरीदने की क्षमता कम हो जाए तो इसे भी हम मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। जरा सोचिए, आज आप 50 रुपए में अगर 1 केजी एप्पल खरीद पा रहे हैं और 10 दिन बाद या 2 माह या 4 माह बाद वही 1 केजी एप्पल आपको 100 रुपए में खरीदने पड़े, तो मतलब पहले जो अमाउंट, जो वॉल्यूम है ना, कितने खरीद पा रहे थे? 50 रुपए खरीद पा रहे थे, आज उतने ही एप्पल खरीदने के लिए हमें 100 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। यानी आपकी मुद्रा की खरीदने की क्षमता कम हुई है। अब इस इन्फ्लेशन को देखने के लिए या समझने के लिए हम सूचकांक का इस्तेमाल करते हैं। एक है CPI और एक है WPI। CPI यानी एक ग्राहक को, एक उपभोक्ता को किस मूल्य पर वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हो पा रही हैं। तो यानी रिटेल, यानी ग्राहक के लेवल पर जब हम मूल्यों में हुए बदलाव की बात करें तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं? CPI की। और जब थोक या होलसेल के स्तर पर मूल्यों में हुए बदलाव की अगर हम बात करें तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं? WPI या
होलसेल प्राइस इंडेक्स की। आप सभी को पता होगा कि 2014 के बाद भारत में इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए आरबीआई के द्वारा सीपीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, और उससे पहले किसका इस्तेमाल किया जा रहा था? डब्ल्यूपीआई का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब आप सोचेंगे कि यहां पर तो है सीपीआई, फिर ये रिटेल इन्फ्लेशन और ये फूड इन्फ्लेशन क्या है? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जो सीपीआई है, चूंकि ये रिटेल के लेवल पर, खुदरा के स्तर पर, उपभोक्ता के स्तर पर मूल्य क्या है उनके बारे में बात करता है, इसलिए सीपीआई इन्फ्लेशन को ही हम रिटेल इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। अब सीपीआई में भी विभिन्न विभिन्न प्रकार की मदें हैं, आइटम्स है, जैसे फूड आइटम्स भी हैं, है ना। इसके अलावा फ्यूल, एनर्जी सब भी है। अच्छा, अब जो टोटल सीपीआई का भारांश है उसमें से अगर हम फूड आइटम्स को अलग कर दे और ये देखें कि जो फूड आइटम्स है या खाद्य पदार्थ है उनके संदर्भ में मूल्य कितना बढ़ा है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम फूड इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो नीली लाइन से आपको दिखाया गया है वो है फूड इन्फ्लेशन, यानी आप देखोगे कि 24 में हमारे यहाँ फूड इन्फ्लेशन तुलनात्मक रूप से काफी बढ़ गया था, जिसके चलते ओवरऑल इन्फ्लेशन भी थोड़ा बढ़ गया था। तो रिटेल इन्फ्लेशन या फूड इन्फ्लेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। अभी खबर सिर्फ इतनी है कि जुलाई 2025 में रिटेल और फूड इन्फ्लेशन दोनों में कमी आई, और फूड इन्फ्लेशन तो नेगेटिव चला गया है, यानी -1.76% अभी हमारे यहाँ खाद्य मुद्रास्फीति बनी हुई है। अब यहाँ पर एक टर्म और है, ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस की हम बात करें तो इसका अर्थ निकलता है कि जुलाई 2025 की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो जुलाई 2024 में इन्फ्लेशन की स्थिति क्या थी, यानी सेम समय अवधि जब हम विगत वर्ष में देखें और उसकी तुलना आज के वर्ष से करें तो इसे कहा जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस इन्फ्लेशन। तो ये जो आंकड़े हैं ये वर्ष दर वर्ष आधारित है, यानी यहाँ पर जो तुलना है इन्फ्लेशन की वो किससे की गई है? विगत वर्ष इसी समय जुलाई माह में हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन की स्थिति क्या रही, उससे तुलना की गई और देखा गया है कि उसकी तुलना में इन्फ्लेशन या मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है। अब दूसरा बड़ा प्रश्न कि जिस इन्फ्लेशन से हम इतने परेशान थे, क्या कारण है कि अभी हमें मुद्रास्फीति से राहत मिली है? सीपीआई यानी खुदरा इन्फ्लेशन जो है हमारे यहाँ 1.55% हो गया और फूड इन्फ्लेशन तो नेगेटिव टेरिटरी में चला गया है। कारण क्या है? तो एक तो कारण है अनुकूल आधार प्रभाव, बेस ईयर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जरा सोचिए कि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इन्फ्लेशन को काउंट कर रहे हैं। अगर पिछले साल इन्फ्लेशन ज्यादा था तो इस साल अगर इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी भी हुई, मूल्यों में बढ़ोतरी भी हुई, तो चूंकि पिछले वर्ष इन्फ्लेशन काफी था तो इस साल वो वृद्धि उतनी प्रभावी नजर नहीं आएगी। सबसे पहले ये जानिए कि ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन को हम कैसे पकड़ते हैं। तो सबसे पहले जो है करंट ईयर का जो हमारा सीपीआई है माइनस प्रीवियस ईयर का जो हमारा सीपीआई है, और बेस पर क्या होगा? प्रीवियस ईयर सीपीआई मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप यहाँ पर 3 साल के आंकड़े देखेंगे। 2023 जनवरी का मैं उदाहरण दूंगी, 2024 जनवरी और 2025 जनवरी। मान लीजिए कि जनवरी 2023 में जो है इन्फ्लेशन, यहां पर हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर कितना था? 100 था, सीपीआई की वैल्यू 100 थी। अच्छा, 24 में बढ़कर कितना हो जाता है? करंट ईयर की हम बात करेंगे, 23 से तुलना कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 24 की, 110 हो गया। अच्छा, प्रीवियस ईयर में कितना था? 100 मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। तो यहां पर आप देखोगे कि इस 100 को इस 100 से काट दीजिए और 110 में से 100 गए तो बचा 10, यानी यहां पर इन्फ्लेशन कितना आया? 10%। आप यहां पर देखना, इन्फ्लेशन में मैंने वृद्धि 23 और 24 में 10 पॉइंट्स की दिखाई है। अब हम तुलना करते हैं 24 और 25 की। तो प्रीवियस ईयर पर कितना था, यानी 24 में कितना था? 110, तो बेस पे आ जाएगा 110। करंट ईयर यानी 25 में मैं आंकड़ा रख रही हूं 120। अच्छा, प्रीवियस ईयर कितना था? 110 और मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप यहां पर देखोगे, यहां पर बचा 10, ये यहां पर काट दीजिए, आ गया 100 डिवाइड बाय 11, ये होगा 9 पॉइंट समथिंग। अब इतना कैलकुलेशन में नहीं जाना। आपने देखा यहां पर भी 23 और 24 में 10 पॉइंट इन्फ्लेशन बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जब हम बात कर रहे हैं। अच्छा,
24 और 25 में भी पहले 110 था, इन्फ्लेशन 10 पॉइंट बढ़ा 120 हो गया, यानी 10 पॉइंट ही बढ़ा। लेकिन चूंकि यहाँ बेस कम था और यहाँ ऑलरेडी इन्फ्लेशन हो चुका था, बेस ज्यादा था, जिसका प्रभाव हमें ओवरऑल इन्फ्लेशन की जो दर है उसमें कमी के तौर पर देखना पड़ रहा है। यहां पर ये था 10% और यहां पर 9 पॉइंट समथिंग परसेंट यहां पर हो जाएगा। इसे कहा जाता है बेस इफेक्ट। यानी अगर विगत वर्ष में इन्फ्लेशन काफी बढ़ा हो तो हमारा बेस बड़ा हो जाता है, और बेस बड़ा होने के चलते अगर उतना ही इन्फ्लेशन बढ़ा हो तो भी प्रतिशत के तौर पर इन्फ्लेशन हमें कम नजर आता है। तो एक तो कारण है बेस प्रभाव, और दूसरा क्या है, दाल और जो अन्य प्रकार के हमारे अनाज या सब्जी इत्यादि जैसे जो उत्पाद थे उनके मूल्य में भी गिरावट आई। परिवहन और संचार जैसी सेवाओं के मूल्य में भी हमें उतनी वृद्धि नहीं देखने को मिलती, और शिक्षा जैसी जो मदें हैं उनकी कीमत में भी गिरावट आई। तो एक तो हमने मदों की या आइटम्स की कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश की, और दूसरा बेस ईयर का प्रभाव है जिसके चलते इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति हमें कम नजर आ रही है। और ये आपने कैलकुलेशन से देख या समझ ही लिया होगा। ठीक है, तो न्यूज क्यों चर्चा में है, क्योंकि सीपीआई या रिटेल इन्फ्लेशन में कमी आई है। अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तो क्या है? उपभोक्ता मूल्य उपभोक्ताओं का भी मैंने बताया था, जिस मूल्य पर वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जब उन मूल्य में बदलाव को हम पकड़ने की कोशिश करें तो उसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नाम से जानते हैं। और सीपीआई में वस्तु और सेवाएं दोनों शामिल होती है। आपने पढ़ा होगा कि डब्ल्यूपीआई में यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स में हम सिर्फ किसको शामिल करते हैं? वस्तुओं को, क्योंकि थोक के स्तर पर सेवाओं को पकड़ पाना संभव नहीं है। ये जो सीपीआई है इसका महत्व क्या है, अभी मैंने बताया। आरबीआई इन्फ्लेशन को टारगेट करता है और उसी हेतु अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी नीति उसे निर्धारित करता है। तो आरबीआई किस इंडेक्स का इस्तेमाल कर रहा है? सीपीआई का। तो सीधी सी बात है, इसका उपयोग सरकार के द्वारा, केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। सीपीआई के आधार पर देखते हैं कि मुद्रास्फीति है, अगर ज्यादा है तो फिर राजकोषीय नीति या मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति को हम नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि आरबीआई के द्वारा या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा दरों को बढ़ाकर इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। साथ ही कर्मचारियों की महंगाई भत्ते इत्यादि तय करने में भी जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रकाशन जो है प्रत्येक माह की 12 तारीख को आप कई स्थान पर लिखा हुआ सुनेंगे, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। कई स्थान पर आप पढ़ेंगे एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो घबराना नहीं है, एनएसओ के तहत ही अब सीएसओ और प्लस आपने नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के बारे में सुना होगा, ये कार्य करते, इनको मर्ज करके ही एनएसओ का गठन किया गया है। तो चाहे सीएसओ सुने या चाहे एनएसओ सुने, दोनों ही सही हैं। इनके द्वारा जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का प्रकाशन किया जाता है और इसका आधार वर्ष है 2012। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में बहुत सारे अंतर है। जैसे सीपीआई मैंने बताया कंज्यूमर के लेवल पर, डब्ल्यूपीआई थोक के स्तर पर मूल्य में हुए बदलाव को मापने की कोशिश करता है। मैंने ये भी बताया कि सीपीआई में वस्तु सेवाएं दोनों शामिल हैं, डब्ल्यूपीआई में केवल और केवल हम वस्तुओं को शामिल करते हैं। अच्छा, जो वस्तुएं शामिल भी हैं उनके भारांश में भी अंतर है। आप देखोगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, चूंकि कंज्यूमर किन चीजों का उपभोग करते हैं उनसे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर खाद्य पदार्थों का भारांश काफी अधिक है। लगभग 46% वेटेज फूड आइटम्स को या फूड एंड बिवरेजेस को मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूं डब्ल्यूपीआई की, होलसेल प्राइस इंडेक्स की, तो इसमें हम देखते हैं कि जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हैं या हम फ्यूल इत्यादि की बात करते हैं उनको तुलनात्मक रूप से अधिक भारांश दिया गया है। बाकी आपके लिए होमवर्क है कि आपको डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के जो और अंतर बचते हैं उनको भी पढ़ने की कोशिश करनी है। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का दूसरा आर्टिकल जो सीपीआई इन्फ्लेशन में आए बदलाव के बारे में बात कर रहा था। अब सीपीआई डब्ल्यूपीआई का अंतर क्या है
है ना। साथ ही इन्फ्लेशन का जो पूरा टॉपिक है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप पीवाईक्यू देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि विगत वर्ष मेंस में भी यूपीएससी ने इन्फ्लेशन पर प्रश्न पूछा है और साथ ही पूछा है कि इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने में आरबीआई की प्रभावशीलता किस प्रकार की है। तो इन्फ्लेशन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो अच्छे से आपको इस टॉपिक को पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर जो भारतीय पतन विधेयक 2025 के बारे में है। अब चूंकि लोकसभा का सत्र चल रहा है तो एक के बाद एक नए विधेयक हमारे सामने आ रहे हैं। लोकसभा ने भारतीय पतन विधेयक 2025 को पारित कर दिया, जिसके चलते यह विधेयक चर्चा में है। अच्छा, यह विधेयक कौन से अधिनियम को रिप्लेस करेगा? तो भारतीय पतन अधिनियम 1908 को ये रिप्लेस करेगा। सरकार का कहना है कि 1908 का ये जो पतन अधिनियम है ये कॉलोनियल यानी औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप अब ये अधिनियम कार्य नहीं कर पा रहा। हमें जो है इंटीग्रेटेड तरीके से समन्वित ढंग से पोर्ट्स को डेवलप करना है। तटीय क्षेत्र का इस्तेमाल हमें रणनीतिक तौर पर करना है ना। तो हमारी इस प्रकार की आवश्यकताएं हैं, तो हमें जो है बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप नया अधिनियम भी लाना पड़ेगा। उसी दिशा में कदम उठाते हुए भारतीय पतन विधेयक 2025 पारित किया गया है। अगर हम पोर्ट्स के महत्व की बात करें तो आपको मालूम होगा कि भारत के द्वारा जो व्यापार किया जाता है उस व्यापार की अगर मैं मात्रा की बात करूं तो 95% तक जो व्यापार है वो पोर्ट्स के माध्यम से होता है, मात्रा के संदर्भ में, है ना। और अगर वैल्यू मूल्य की बात की जाए तो 75% तक के मूल्य का जो व्यापार होता है वो भी पतनों के माध्यम से होता है। तो आवश्यकता है कि हम पोर्ट सेक्टर को बदलती आवश्यकता के अनुरूप सुधारें। अब ये जो विधेयक आया है इसके प्रावधान क्या हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रावधान है राज्य समुद्री विकास परिषद की स्थापना। बेसिकली एक परिषद की स्थापना की बात की गई है। इसकी स्थापना कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। अच्छा, केंद्रीय पतन पौध परिवहन और जलमार्ग मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे और ये जो परिषद होगी इसमें राज्यों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा ताकि केंद्र और राज्य कोऑर्डिनेशन में कार्य कर पाए। दूसरा, राज्य समुद्री बोर्ड। राज्य समुद्री बोर्ड यानी ये वो बोर्ड हैं जिनकी स्थापना राज्य सरकारों के द्वारा की जाती है। आपने सुना होगा कि हम पोर्ट्स को दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक है हमारी प्रमुख पोर्ट जिसे अंग्रेजी में मेजर पोर्ट के नाम से जाना जाता है और दूसरी है माइनर पोर्ट जिसे हम गौण पोर्ट के नाम से जानते हैं। तो जो नॉन मेजर पोर्ट है या जिसे प्रमुखतः हम माइनर पोर्ट कहते हैं उनकी सारी व्यवस्था का देखभाल, रेगुलेशन, संचालन कौन करता है? राज्य समुद्री बोर्ड। लेकिन क्या व्यवस्था बनी कि कुछ राज्यों ने इन समुद्री बोर्ड को सांविधिक होने का दर्जा दिया, कुछ ने नहीं दिया। तो ये जो नया विधेयक है ये राज्य समुद्री बोर्ड को सांविधिक दर्जा देने की बात करता है और इसकी जिम्मेदारी क्या होगी? महापत्तनों से भिन्न यानी मेजर पोर्ट्स के अलावा जो पोर्ट्स हैं उनका प्रशासन, प्रबंधन देखना, ये सब कार्य किसका होगा? राज्य समुद्री बोर्ड का होगा। लाइसेंस देना, टैरिफ इत्यादि लगाना, इस पूरी व्यवस्था को जो हमारी नॉन मेजर पोर्ट्स हैं उनके मामले में कौन देखता है? राज्य समुद्री बोर्ड। साथ ही विवाद समाधान पर भी ध्यान दिया गया और विवाद समाधान हेतु विवाद समाधान समितियों की व्यवस्था पर बल दिया गया है। किस प्रकार की जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटीज को गठित करने का अधिकार किसको दिया गया है? राज्य सरकारों को दिया गया है। अच्छा, ये जो कमिटीज हैं ये किस प्रकार के विवाद को देखेंगी या किनके संदर्भ में विवाद को देखेंगी? तो महापतन। ध्यान रखना कि राज्यों को जो अधिकार है वो मेजर पोर्ट्स के संदर्भ में नहीं है, माइनर पोर्ट्स के संदर्भ में है। तो मेजर पोर्ट से भिन्न या जो प्रमुख पतन है उनसे भिन्न जो अन्य पतने हैं या जो अन्य पोर्ट्स हैं, अगर पोर्ट्स के बीच
उपयोगकर्ताओं के बीच या सेवा प्रदाताओं के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो विवाद का निपटान कौन करेंगे? राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विवाद समाधान समिति। और ध्यान रहे, इन समितियों के खिलाफ मामले किसी भी सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। इनके खिलाफ अगर मामले सुन सकता है तो कौन सुन सकता है? हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो इस प्रकार की प्रमुख बातें हैं जो इस विधेयक में रखी गई हैं। साथ ही पतन प्रशुल्क की भी बात की गई है कि जहां तक बात है प्रमुख पतनों की, तो इन पतनों के लिए यह प्रशुल्क कंपनी अधिनियम 2013 के तहत जो गठित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या फिर महापतन प्राधिकरण बोर्ड हैं उनके द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और ये बात किनके संदर्भ में हो रही है, ध्यान रखना, ये प्रमुख पोर्ट, और आप बार बार प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते होंगे कि भारत में 12 प्रमुख पोर्ट हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा कि 2021 में हम महापतन प्राधिकरण बोर्ड अधिनियम लेकर आते हैं और उसी के माध्यम से महापतनों हेतु या मेजर पोर्ट हेतु प्राधिकरण बोर्ड की व्यवस्था होती है। तो ये जो नया विधेयक है ये क्या कहता है कि अगर मेजर पोर्ट है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या महापतन प्राधिकरण बोर्ड रहेगी, जो किसको निर्धारित करेगा? जो प्रशुल्क को निर्धारित करेगा। और महापतन से अलग या मेजर पोर्ट से अलग अगर कोई पोर्ट है तो उनके मामले में अभी हमने क्या देखा था, कौन प्रमुख है? राज्य समुद्री बोर्ड। तो जो टैरिफ होंगे उनको कौन निर्धारित करेगा? राज्य समुद्री बोर्ड निर्धारित करेगा। साथ ही नई पतनों की अधिसूचना या पतन की सीमाओं में परिवर्तन, यह केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से किया जाएगा। अगर इस प्रकार की कोई अधिसूचना है नए पतन की या सीमा परिवर्तन की तो यह कौन करेगा? केंद्र सरकार। लेकिन किसकी सलाह पर या किसके परामर्श पर करेगा? राज्य सरकारों के परामर्श पर। साथ ही मेगा पोर्ट्स की बात हुई है। मेगा पोर्ट जो बड़े स्केल की बोट्स होती हैं, जो भारी मात्रा में कार्गो को हैंडल कर सकती हैं, बड़े बड़े वेसल्स इन पोर्ट्स में एंटर कर सकते हैं। इस प्रकार की अधिक क्षमता वाली पोर्ट्स को कहा जाता है मेगा पोर्ट्स। आपने अगर पढ़ा है तो हमारा मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 है जो कहता है कि हमें 6 मेगा पोर्ट्स को भारत में डेवलप करना है, जिनमें आपने JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और जो है वधावन पोर्ट का नाम सुना होगा, ये जुड़कर एक है जिसे हम मेगा पोर्ट के तौर पर डेवलप कर रहे हैं। गैलोथियो बे पोर्ट जो अंडमान निकोबार में है उसे भी हम मेजर पोर्ट तो डेवलप कर ही रहे हैं, साथ ही उसे मेगा पोर्ट के तौर पर डेवलप कर रहे हैं। अब आप लोगों के लिए एक टास्क है, टास्क ये है कि अन्य कौन से मेगा पोर्ट्स हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं उनकी सूची आपको देखनी है। तो चलिए देखते हैं कि मेगा पोर्ट के बारे में क्या कहा गया है। यह विधेयक राज्य सरकार से परामर्श करके केंद्र सरकार को एक या एक से अधिक पतनों को मिलाकर मेगा पोर्ट के रूप में वर्गीकृत करने के मापदंड निर्धारित करने का भी अधिकार देता है। तो कौन निर्धारित करेगा? केंद्र सरकार। लेकिन परामर्श किससे करेगा? राज्य सरकारों से करेगा। और साथ ही ये विधेयक इस बात पर ध्यान देता है कि हम जो भी पतनों के संदर्भ में नियम लाएं, रेगुलेशन लाएं, वो मारपोल जो कन्वेंशन है, मारपोल से कंफ्यूजन है, MAR यानी मैरीटाइम, पोल मतलब पोल्यूशन, मैरीटाइम पोल्यूशन से जुड़ा हुआ कन्वेंशन या अभिसमय। इसका पूरा नाम है जहाजों से प्रदूषण को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन। तो जो भी नए नियम हम ला रहे हैं वो मारपोल कन्वेंशन के जो भाव है उसके अनुरूप है। और साथ ही ये बैलेस्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन जैसे अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का अनुपालन भी सुनिश्चित करता है। ये बैलेस्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन क्या है? देखिए, कई बार जहाज में बैलेंस बनाए रखने के लिए कुछ जल डाला जाता है, उस जल को कहा जाता है बैलेस्ट वाटर। कई बार हम देखेंगे कि जहाज में उतना कार्गो नहीं होता या कार्गो असंतुलित होता है तो जहाज असंतुलित हो सकती है। उस असंतुलन को कम करने के लिए कुछ भार डालने के लिए जो जल डाला जाता है उसे कहा जाता है बैलेस्ट जल। लेकिन अगर इस जल को आप कहीं भी समुद्री क्षेत्र में छोड़ दें तो जल में जलीय जीव होते हैं, दूसरे क्षेत्र में फैल सकते हैं और उस क्षेत्र की जो स्थानीय प्रजातियां उनको नष्ट कर सकते हैं। तो ये जो बैलेस्ट जल है इसको लेकर भी कन्वेंशन है। तो यानी मारपोल और बैलेस्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन, इनके जो दायित्व हैं, हम इस विधेयक में इस बात पर भी ध्यान दे रहे हैं कि इन दायित्वों का अनुपालन भी
हो पाए। तो ये सारी बातें हैं जो इस विधेयक में हमें देखने को मिलती है। एक बात समझ में आई कि प्रमुख शक्ति केंद्र के हाथ में है, राज्यों से परामर्श किया जाएगा। अब भारत में पत्नों के बारे में यहाँ पर आपको मानचित्र दिखाई दे रहा, आप अपने स्तर पर भी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कौन सी मेजर पोर्ट है, कौन सी माइनर पोर्ट है। जैसा मैंने अभी बताया, आपने पढ़ा होगा कि भारत में 12 प्रमुख महापत्तन हैं और महापत्तनों का जो हमारे यहाँ रेगुलेशन होता है वो महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 के माध्यम से हो रहा है, जिसके माध्यम से हमने महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड्स का गठन किया। पहले पोर्ट ट्रस्ट होती थी, उन ट्रस्ट को रिप्लेस करके हमने जो है प्राधिकरण बोर्ड का गठन किया, इसकी व्यवस्था हमने की है ना। और ये है किसके तहत? पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। महापत्तनों से भिन्न हमारे यहाँ लघु पत्तन है जिनकी संख्या 200 से अधिक है। और अभी हमने देखा था राज्य समुद्री बोर्ड है जिनका गठन किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा जो हमारी माइनर पोर्ट्स हैं उनका संचालन, उनका रेगुलेशन, उनका जो पूरा प्रोसीजनल व्यवस्था है उसको देखा जाता है। आपको ये भी पता होगा कि 12 प्रमुख पत्तनों के अलावा हम 13वीं एवं 14वीं प्रमुख पत्तन भी डेवलप कर रहे हैं। 13वीं प्रमुख पत्तन हमारी होगी वधावन पोर्ट जो लोकेटेड है महाराष्ट्र में, और 14वीं हमारी प्रमुख पत्तन के तौर पर एक पोर्ट को डेवलप करने का प्लान है, वो है गैलीथियो बे पोर्ट, अंडमान और निकोबार। तो पोर्ट्स की अवस्थिति कहाँ है, कौन से प्रमुख पोर्ट्स हैं, कौन से हमारे रेगुलेशंस हैं, यहाँ से प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और साथ ही पोर्ट क्षेत्रक है ना, या पोत परिवहन क्षेत्रक मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन टॉपिक्स को अप्रोच करना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की अगली प्रमुख खबर कि सरकार ने OCI कार्ड धारकों के लिए जो नियम हैं उन्हें सख्त किए हैं। और किस प्रकार के OCI कार्ड धारकों के संदर्भ में जिन पर गंभीर आरोप हैं या आरोपों की दोषसिद्धि हुई है, उन मामले में सरकार ने जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक हैं उनके लिए नियम सख्त कर दिए हैं। अब ये जो नियम है इनकी अधिसूचना किस अधिनियम के तहत आई है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7D के तहत सरकार के द्वारा इस प्रकार की अधिसूचना जारी की गई है। आगे देखते हैं कि इस अधिसूचना में नोटिफिकेशन में और स्पेसिफिकली क्या कहा गया है। यह नोटिफिकेशन क्या कहता है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो हैं उनके पंजीकरण को कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें रद्द किया जा सकता है। वो परिस्थितियां क्या हैं? यदि किसी ऐसे व्यक्ति को कम से कम 2 साल जेल की सजा सुनाई गई हो तो भी उनका OCI जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द किया जा सकता है। और दूसरा, किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसे अपराधों के लिए चार्जशीट दायर की गई हो जिनमें 7 साल या उससे अधिक का सजा का या कैद का प्रावधान हो। तो अगर ऐसे मामले हैं किसी के खिलाफ और कोई OCI कार्ड धारक है तो इन स्थितियों में केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की है नागरिकता अधिनियम के तहत कि इन स्थितियों में OCI जो पंजीकरण है उसे रद्द किया जा सकता है। अब इसके चलते OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम क्या है, किस प्रकार से स्कीम की शुरुआत होती है, कौन OCI के लिए पात्र है ना, ये सारी व्यवस्था हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है OCI कार्ड योजना बिल्कुल तथ्यात्मक बातें कब शुरू की गई? 2005 में। किस अधिनियम के तहत शुरू की गई? तो नागरिकता अधिनियम जो है 1955 उसमें संशोधन करके हमने OCI कार्ड धारक योजना 2005 की शुरुआत की थी। और अगर आपने सुना है तो 2015 में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO कार्ड धारक योजना अलग से चल रही थी और OCI योजना अलग से चल रही थी, दोनों को मिला दिया गया। यानी अब एक ही योजना है जिसे हम OCI कार्ड धारक योजना के नाम से जानते हैं। आपको भ्रमित नहीं होना है। अगर किसी के पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया
है ना। अगर इस प्रकार की योजना का लाभ है तो इसका अर्थ यह नहीं कि इसके माध्यम से हम दोहरी नागरिकता दे रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश का नागरिक भी हो सकता है और भारत का नागरिक भी हो सकता है, इसका कदाचित यह तात्पर्य नहीं है। ये सिर्फ एक सुविधा है जो भारतीय मूल से जुड़े हुए व्यक्तियों को मिलती है ताकि भारत में आसानी से वो आ पाए, जो भी उनको कार्य संपादित करना है वो कर पाए। ये दोहरी नागरिकता इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रमुख राजनीतिक अधिकार नहीं मिलता है। आपको वोट डालने जैसे प्रमुख अधिकार यहाँ पर नहीं मिलते हैं। तो कभी भी कहीं पूछा जाए कि ओसीआई भारत के संदर्भ में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था करता है तो यह सत्य नहीं है, बल्कि यह तो एक योजना है जो भारतीय मूल से जुड़े हुए व्यक्तियों को कुछ विशेष प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती है। बाकी ओसीआई कार्ड धारकों का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। कुछ नए आधार हैं जिसकी बात अभी केंद्र सरकार ने की, जिसके चलते हम पूरी ये खबर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर धोखाधड़ी से कोई पंजीकरण करवाया गया है, अगर किसी ओसीआई कार्ड धारक के द्वारा भारतीय संविधान के प्रति असंतोष प्रकट किया गया है, या सरकार को लगता है कि देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा या विदेशी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंध के लिए एवं लोकहित में ऐसा आवश्यक है कि किसी ओसीआई कार्ड धारक का पंजीकरण रद्द किया जाए, तो सरकार ऐसा कर सकती है। तो ये विभिन्न आधार हैं जिनमें ओसीआई पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है। अब सबसे पहले कोई भी ओसीआई कार्ड लेगा क्यों, यानी ओसीआई के तहत पंजीकरण का लाभ क्या है। देखिए, इन कार्ड धारकों को आजीवन वीजा सुविधा मिल जाती है, भारत में बार बार आ जा सकते हैं। अच्छा, जब वो किसी अवधि के लिए भारत में ठहरते हैं तो अगर ओसीआई रजिस्टर्ड वो नहीं है तो आप देखोगे जो हमारे विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी या विदेशी पंजीकरण अधिकारी होते हैं, बेसिकली क्षेत्र विशेष में इस प्रकार के अधिकारी कार्य करते हैं, उनका कार्यालय काम करता है। बाहर से कोई भी व्यक्ति आया, उनका मूवमेंट किस से किस समय तक रहे, उनकी अन्य डिटेल इत्यादि पर काम करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। तो अगर आप ओसीआई रजिस्टर्ड हैं तो आपको जो है भारत में किसी भी अवधि तक ठहरने हेतु ये जो पूरी व्यवस्था है उसके पास क्या करवाने से, पंजीकरण कराने से छूट है। आपको बहुत सारे मामलों में, आर्थिक, वित्तीय और शिक्षा के मामलों में बिल्कुल उसी प्रकार की सुविधाएं दी जाती है जैसी सुविधाएं नॉन एनआरआई, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया को दी जाती है। हाँ, ये ध्यान रखना कि इनको भारत में कृषि भूमि या बागान जैसी परिसंपत्तियों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाती। तो ये सब सुविधाएं हैं जो ओसीआई कार्ड धारकों को मिलती हैं। अब कौन ओसीआई पंजीकरण के लिए पात्र है? हमने देखा किन आधारों पर रद्द किया जा सकता है, हमने देखा कि ओसीआई कार्ड धारकों को किस प्रकार की सुविधा मिलती है। अब एक सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा प्रश्न कि आखिर ओसीआई के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र है कौन? तो देखिए, सबसे पहले कोई भी विदेशी नागरिक ओसीआई के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र है यदि वह, ध्यान देना, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक थे, तो भी आप ओसीआई पंजीकरण या ओसीआई कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बनने को पात्र थे, यानी उस समय जो नागरिकता की कंडीशंस थे आप उसको पूरा कर रहे थे, या उस समय आप नागरिक थे, या उस क्षेत्र से संबंधित थे जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बना। तो ये जो पात्रताएं हैं इनके तहत आने वाले नागरिकों की अगर कोई संतान भी है, पोता पोती, पर पोता पर पोती है ना, तो वो सब ओसीआई के रूप में पंजीकरण करवाने के लिए पात्र है। एक नाबालिग बच्चा है जिसके माता पिता भारत के नागरिक हैं या माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है तो उसे भी ओसीआई पंजीकरण का लाभ मिल पाएगा। इसके अलावा भारत के नागरिक की कोई विदेशी मूल का पति या पत्नी, भारत की कोई महिला है उसका पति है, अगर पुरुष है उसकी कोई पत्नी है ना, उनको, या फिर ओसीआई कार्ड धारक है उसके कोई विदेशी मूल की पति या पत्नी है, लेकिन ध्यान रहे उनको ओसीआई पंजीकरण मिलेगा तो सही, लेकिन जिनका विवाह पंजीकृत हो और कम से कम 2 वर्ष तक अस्तित्व में रहा हो तो उनको भी ओसीआई पंजीकरण या ओसीआई कार्ड मिल सकता है। अपवाद क्या है ये ध्यान रखना।
वह व्यक्ति जो पाकिस्तान और बांग्लादेश या किसी ऐसे अन्य देश का नागरिक हो या रहा हो, जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है कि वह ओसीआई के लिए पात्र नहीं होगा। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान या सरकार अगर कुछ नया नोटिफाई करे तो ये निर्धारित कर सकती है कि कौन से राष्ट्रों के नागरिक ओसीआई के लिए पात्र नहीं होंगे। तो हमने देखा कि ओसीआई चर्चा में क्यों है, हमने ये भी देखा कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो योजना है वह योजना क्या है, इस योजना से क्या लाभ या सुविधाएं मिलती हैं और कौन से क्राइटेरियाज हैं जिनके चलते आप ओसीआई पंजीकरण को प्राप्त कर सकते हैं और क्या प्रतिबंध हैं। तो ये पूरा न्यूज आर्टिकल ऐसा है जो प्रमुखतः प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखना है। पॉलिटी, नागरिकता का चैप्टर हम सभी ने पढ़ा है, वहीं से ये आर्टिकल जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा प्रमुख न्यूज आर्टिकल। आर्टिकल चर्चा में क्यों है कि बांग्लादेश की कुछ वस्तुओं पर भारत ने प्रतिबंध लगाया है और इस प्रतिबंध की घोषणा किसने की है? डीजीएफटी या डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा की गई है, जिसके चलते पूरा मामला चर्चा में रहा। तो भारत ने बांग्लादेश के कुछ विशेष प्रकार की वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया और ये प्रतिबंध है प्रमुखतः पतन स्पेसिफिक प्रतिबंध। अगर आप लैंड पोर्ट यानी भूमि पर वो स्थान है ना जो हमारी सीमाएं हैं, भूमि सीमाएं हैं, उन पर वो स्थान जो गेटवे का काम करते हैं, जहां से वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है, अगर वहां से कुछ विशेष प्रकार की वस्तुओं का अगर आप भारत में निर्यात करते हैं तो हम उसका आयात नहीं करेंगे। इस प्रकार के प्रतिबंध भारत ने बांग्लादेश पर आरोपित किए हैं और ये प्रतिबंध किसके द्वारा घोषित किए गए हैं? विदेशी व्यापार महानिदेशालय, अभी मैंने बताया डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। अच्छा, किस अधिनियम से शक्ति लेकर किए गए हैं? विदेशी व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम 1992 और विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत यह अधिसूचना जारी की गई है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है। आयात निर्यात के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका यह निभाता है। तो बांग्लादेश के खिलाफ कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब चलिए देखते हैं कि ये प्रतिबंध आखिर क्या है। सबसे पहले तो जूट और रेडीमेड गारमेंट्स पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। भारत ने क्या कहा कि बांग्लादेश से कुछ विशेष श्रेणी के जो रेडीमेड गारमेंट और जूट उत्पाद आते हैं अब वो लैंड पोर्ट से नहीं आ पाएंगे, यानी सीमा पर मैंने अभी बताया कुछ ऐसे गेटवेज, कुछ ऐसे स्थान जहां से आयात निर्यात संभव हो पाता है। भारत ने कहा है कि अब कुछ विशेष कैटेगरी के रेडीमेड जो है आप देखोगे गारमेंट्स और जूट इत्यादि लैंड पोर्ट से नहीं आ पाएंगे। इन वस्तुओं को केवल, ध्यान देना, महाराष्ट्र के नहावा शेवा बंदरगाह से आयात करने की अनुमति, यानी लैंड पोर्ट्स के माध्यम से, यानी सीमाओं से जो इधर उधर चीजें हमने लैंड पोर्ट पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां लैंड कस्टम स्टेशन इत्यादि हम स्थापित करके रखते हैं, लेन देन पूरा होता है, वहां से नहीं। अगर आपको भेजना है तो कहां से? नहवा शेवा बंदरगाह से आप भेज सकते हो, हम वहां से आयात करेंगे, इसकी अनुमति हम देते हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि नहवा शेवा जो बंदरगाह है उसका ऑफिशियल नेम क्या है और ये कहां पर अवस्थित है। दूसरा जो प्रतिबंध लगाया गया है वो है किसके संदर्भ में? फल और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के संदर्भ में। भारत ने क्या कहा कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के लैंड पोर्ट या जो लैंड कस्टम स्टेशन इत्यादि के माध्यम से बांग्लादेश द्वारा फल या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ भेजे जाते हैं उनके जो है निर्यात पर क्या आप हमें निर्यात नहीं कर सकते इन लैंड स्टेशंस के माध्यम से, या लैंड कस्टम स्टेशंस मतलब भूमि पर जो लेन देन होता है ना, जो स्टेशंस बनाए गए हैं उनके माध्यम से आप निर्यात नहीं कर सकते, ऐसा प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही 2020 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता होता है। इस समझौते के तहत भारत बांग्लादेश को एक ट्रांसशिपमेंट सुविधा देता है। सुविधा क्या थी कि बांग्लादेश के जो उत्पाद हैं ये भारतीय भूमि पर जो स्थित सीमा शुल्क स्टेशन है इनके माध्यम से, जैसे
सिंपल ये है कि बांग्लादेश का कोई भी उत्पाद पहुंचेगा भारत, और भारत से उस उत्पाद को किसी अन्य देश को निर्यात किया जा सकता है, ऐसी सुविधा हमने बांग्लादेश को दी। अब भारत कह रहा है कि इस प्रकार की सुविधा को भी हम रद्द करते हैं। लेकिन एक बड़ा प्रश्न कि आखिर भारत का रवैया बांग्लादेश को लेकर इतना सख्त क्यों होता है, तो उसके कुछ कारण है। एक्चुअली बांग्लादेश में चीन का प्रभाव काफी बढ़ रहा है। कुछ समय पहले देखा गया कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो है, बांग्लादेश में गठजोड़ देखने को मिला। इनकी त्रिपक्षीय बैठक कुनमिंग में हुई। तो जब इस प्रकार का गठजोड़ है तो वो भारत के लिए चिंता की बात है। दूसरा ये भी देखा कि मोहम्मद यूनुस, है ना, उनके द्वारा जो है चाइना का समर्थन किया गया और कुछ इस प्रकार के कथन कहे गए कि हम देखते हैं कि महासागरीय क्षेत्र में बांग्लादेश एक प्रमुख शक्ति है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो 7 सिस्टर्स है या नॉर्थ ईस्ट है, ये प्रमुख भारत से कटा हुआ है और ये चाइना और बांग्लादेश के लिए साझेदारी का एक प्रमुख फ्रंट हो सकता है, जिससे भारत को नाखुशी होती है। और कहीं ना कहीं चीन का प्रभाव या पाकिस्तान से बढ़ती हुई नजदीकियां वो कारण है जिसके चलते भारत ने इस प्रकार के प्रतिरोध या जो है प्रतिबंध बांग्लादेश पर आरोपित किए हैं। साथ ही भारत का ये भी कहना है कि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने के बाद वहां कोई निर्वाचित सरकार नहीं है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी सोच बढ़ रही है, अल्पसंख्यकों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, जिससे भारत की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। साथ ही भारत ने यह भी कहा है कि बांग्लादेश और म्यांमार से जो हमारे यहाँ इलीगल या अवैध प्रवासन हो रहा है, जैसे रोहिंग्या समुदाय इत्यादि, वो पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिरता एवं शांति को प्रभावित कर रहा है। साथ ही नदी जल विवाद भी है, जल का बंटवारा, कौन सा नदी, तिस्ता नदी को लेकर उचित व्यवस्था का भी अभाव है। तो ये सारे फ्रंट ऐसे हैं जो भारत के लिए नाराजगी का कारण बनते हैं और कहा जा रहा है कि ये सारे कारण हैं जिनके चलते भारत के द्वारा बांग्लादेश पर इस प्रकार के प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं, जिसमें प्रमुख कारण है बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियां। तो ये जो आर्टिकल है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार के प्रतिबंध लगे हैं, साथ ही आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार सहयोग और समर्थन बदल रहा है और भारत के लिए किस प्रकार के अवसर और किस प्रकार की चिंताएं हैं। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को आप अप्रोच करेंगे। अगला आर्टिकल है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में। हुआ क्या कि हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर मिशन या इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन तो काफी समय से चल रहा है। इस मिशन के तहत केंद्र सरकार ने 4 नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इन परियोजनाओं की स्थापना होगी ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में। और इन 4 परियोजनाओं को अगर हम शामिल कर लें तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत कुल परियोजनाओं की संख्या क्या हो जाएगी, 10। और ये परियोजना कितने राज्यों में संचालित हो रही हैं, 6 राज्यों में संचालित हो रही है। अब इतना स्पेसिफिक जानकारी कभी यूपीएससी नहीं पूछती, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन क्या है और नई परियोजनाओं की घोषणा किन राज्यों में की गई है। सबसे महत्वपूर्ण है इस योजना के बारे में जानना। इस योजना को स्वीकृति मिलती है 2021 में। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, डिस्प्ले, निर्माण और चिप डिजाइन में निवेश को बढ़ावा दिया जाए। और निवेश को बढ़ावा किस प्रकार से मिले, जब सरकार मदद करे तो इन क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिले, इस हेतु इस स्कीम के माध्यम से सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू चेन में बेहतर तरीके से हम इंटीग्रेट कर पाए। ठीक है, तो यही उद्देश्य था। अच्छा, फैब्रिकेशन टर्म हम बहुत सुनते हैं, फैब भी आपने सुना होगा, यानी वो फैक्ट्रीज या वो फैसिलिटी जहां फैब्रिकेशन होता है उसे हम फैब कहते हैं। फैब्रिकेशन क्या है, बेसिकली उस जटिल प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें हम कोई भी रॉ मटेरियल है उसे स्पेसिफिक तकनीक या उपकरणों का इस्तेमाल करके जो है फाइनली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कन्वर्ट करते हैं, जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट इत्यादि को बनाना। इस प्रक्रिया को हम फैब्रिकेशन के नाम से जानते हैं और ये प्रक्रिया जहां या जिन फैसिलिटीज या जिन फैक्ट्रीज में संपादित होती है उसे हम फैब के नाम से जानते हैं। तो प्रमुख उद्देश्य इस मिशन का ये था कि ठीक है, भारत असेंबली कर लेगा, लेकिन
जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या कंपोनेंट्स हैं उनके उत्पादन में भारत की क्षमता सीमित है, तो उस मामले में हम काम कर पाए, निवेश बढ़ाएं। तो निजी क्षेत्र निवेश कब बढ़ाएगा? जब सरकार कुछ सहायता प्रस्तुत करेगी। तो वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की, जो इलेक्ट्रॉनिक मूल्य श्रृंखला, यानी इलेक्ट्रॉनिक कोई उत्पाद है, उसका एक हिस्सा कहीं बन रहा है, दूसरा हिस्सा कहीं बन रहा है, असेंबल कहीं हो रहा है, सॉफ्टवेयर कहीं से आ रहा है। तो ये जो पूरी ग्लोबल वैल्यू चेन है, इसमें भारत की भागीदारी काफी सीमित रही। तो भारत की भागीदारी को बढ़ाया जा सके, इस हेतु हम इस प्रकार की कोशिश करते हैं। मंत्रालय क्या है? प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, जिसके तहत ISM कार्य कर रहा है। इसका मुख्य फोकस क्या है? चिप निर्माण संयंत्र, या मैंने बताया था फैसिलिटी को हम क्या कहते हैं? फैब कहते हैं, फैब्रिकेशन फैसिलिटी को, उसकी स्थापना करना, पैकेजिंग और टेस्टिंग यूनिट्स को विकसित करना, चिप डिजाइन्स में स्टार्टअप्स, क्योंकि वो इनोवेशन हब माने जाते हैं, उनको सहयोग प्रदान करना, युवा इंजीनियर्स को हम प्रशिक्षित कर पाएं और वैश्विक कंपनीज को हम भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित कर पाएं। और अंतिम उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स की वैल्यू चेन में भारत को इंटीग्रेट किया जा सके। तो जो हमारी प्रमुख कमियां हैं कि हमारे यहाँ इस मामले में निवेश कम है, प्रशिक्षित लोग नहीं है, स्टार्टअप्स जो है कार्य तो कर रहे हैं लेकिन इनोवेशन नहीं है, तो इन सभी चीजों को हम डेवलप कर पाए, इस फोकस के साथ हम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत करते हैं। अब मैंने बताया उद्देश्य क्या है कि हम इलेक्ट्रॉनिक ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत को इंटीग्रेट कर पाए, और क्या तरीका अपनाया इस मिशन में? वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो वही है सेमीकंडक्टर फैब्स योजना और डिस्प्ले। अगर फैब्रिकेशन संबंधी कोई योजना है तो उसमें सरकार क्या कह रही है? दोनों में ही 50% तक वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथ ही इसमें एक और है डिजाइन से संबंध प्रोत्साहन, यानी सेमीकंडक्टर्स के डिजाइन में अगर स्टार्टअप्स या MSMEs लगे हुए हैं तो उत्पाद विकास के जो विविध चरण हैं उनमें सरकार के द्वारा उनको वित्तीय सहायता दी जा सकती है ना। तो डिजाइन के मामले में अगर MSMEs या फिर स्टार्टअप्स लगे हुए हैं तो उनको सहायता देना, या कोई सेमीकंडक्टर फैब योजना या फिर डिस्प्ले फैब्रिकेशन संबंधी योजना या इकाई स्थापित कर रहा है तो उसे 50% तक वित्तीय सहायता देना। अच्छा, इसका एक कंपोनेंट सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम भी है। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देना। और ये कब बढ़ेगा? जब वैश्विक उद्योग जगत के नेतृत्वकर्ता, नीति निर्माता, शिक्षाविद, स्टार्टअप्स या और भी जो हितधारक हैं वो एक मंच पर आएंगे, तब कहीं जाकर ये संभव हो पाएगा। तो इसकी बात करता है सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम। तो ये इस योजना की प्रमुख विशेषताएं हैं। महत्व क्या है? एक तो मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ग्लोबल वैल्यू चेन है ना, उसमें भारत को इंटीग्रेट करना, साथ ही भारत के बढ़ते सेमीकंडक्टर बाजार की क्षमताओं को दोहन करना। अनुमान है कि 2030 तक इस बाजार की वैल्यू 100 से 110 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। ग्लोबल आपूर्ति श्रृंखला के जोखिम को कम करना। हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर इत्यादि के मामले में भारत की आयात पर निर्भरता अत्यधिक है, और उसमें भी ताइवान, चीन, अमेरिका जैसे देशों पर निर्भरता। और आपको पता है आज के समय में ट्रेड वेपनाइजेशन का जमाना आ चुका है या समय आ चुका है, जहां राष्ट्र अगर किसी राष्ट्र से उनके संबंध अच्छे नहीं है तो उनके लिए महत्वपूर्ण चीजों की आपूर्ति को बाधित कर देते हैं ताकि उस देश की स्थिति को खराब किया जा सके। तो ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनकी उत्पादन क्षमता भारत के पास हो। ताइवान विश्व में विनिर्मित सेमीकंडक्टर्स में से 60% से अधिक का उत्पादन करता है। तो कुछ ही राष्ट्रों में उत्पादन क्षमता का केंद्रित होना या भारत का भारत से बाहर के राष्ट्रों पर अत्यधिक निर्भर होना, ये भारत के लिए खतरे का कारण बन सकता है। तो आपूर्ति श्रृंखला के जोखिम को कम करना, अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और साथ ही सेमीकंडक्टर बाजार की क्षमताओं का दोहन करना, ये सारे उद्देश्य हैं जिनसे प्रेरित होकर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की जाती है 2021 में। तो ये था पूरा न्यूज आर्टिकल जो भारतीय या इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में था। अब ऐसा कोई भी मिशन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो अच्छे से पढ़ना है कौन सा मंत्रालय है, कब स्कीम शुरू होती है, क्या प्रमुख उद्देश्य हैं, ताकि जो है अगर कोई भी कथन आए तो उसका उत्तर आप दे पाए। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें।
अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संक्षिप्त सुर्खियों को। संक्षिप्त सुर्खियों में आज की हमारी पहली सुर्खी जुड़ी हुई है भारतीय न्याय संहिता और भारतीय न्याय संहिता की धारा 152। हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रश्न किया कि क्या भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 को दुरुपयोग की संभावना के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है ना, जिसके चलते भारतीय न्याय संहिता की धारा जो है 152 चर्चा में रही। आपको पता होगा कि आईपीसी कोड जो हमारा था उसमें मोटा मोटा इसी प्रकार के उद्देश्य को लेकर हमारी धारा थी, जो धारा 124A सेडिशन से जुड़ी हुई धारा वो कहलाती थी। तो कुछ इसी प्रकार की बात या व्यवस्था धारा 152 करती है। हाल फिलहाल में सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक मामला आता है, सिद्धार्थ वरदराजन जो द वायर के एडिटर रहे, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रश्न किया कि क्या अगर दुरुपयोग की संभावना है तो ये अधिकार बनता है या ये व्यवस्था बनती है कि इस कानून को या इस धारा को ही असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, जिसके चलते यह धारा चर्चा में रही। चलिए देखते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 क्या कहती है। देखिए, यह जो धारा है वो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों को रोकने और उनके मामले में सजा एवं जुर्माने की व्यवस्था करती है। इस धारा के प्रावधान के अनुरूप यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर शब्दों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से या दृश्य चित्रण इत्यादि के माध्यम से अलगाव, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसात्मक गतिविधियों को उकसाता है या उकसाने का प्रयास करता है तो उसे आजीवन कारावास, 7 साल की सजा या जुर्माना देना होगा। साथ ही यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति सरकार के कदमों या प्रशासनिक कार्यों की आलोचना करता है और वह आलोचना इस उद्देश्य से करता है कि इन कदमों या कार्यों को वैध तरीके से बदला जाए तो आलोचना को कानूनी रूप से दंडनीय नहीं माना जाएगा। तो बेसिकली भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई है वो हमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 में देखने को मिलती है। इससे पहले आईपीसी की धारा 124A भी काफी विवादास्पद रहती थी, तो उसी प्रकार की स्थिति हमें धारा 152 के संदर्भ में भी देखने को मिल रही है। एल्डर्स ग्रुप, हुआ ये कि एल्डर्स ग्रुप ने अंतर्राष्ट्रीय राजनेताओं ने, है ना, एल्डर्स ग्रुप के जो अंतर्राष्ट्रीय राजनेता है उन्होंने पहली बार गाजा की स्थिति के संदर्भ में टिप्पणी करते हुए कहा कि यह स्वरूप लेता हुआ एक क्या है, नरसंहार है, अनफोल्डिंग तरह का जेनोसाइड है, जिसके चलते एल्डर्स ग्रुप चर्चा में आ गई। सबसे पहले इसकी स्थापना 2007 में नेल्सन मंडेला ने स्वतंत्र वैश्विक राजनेताओं के समूह के रूप में की थी। इसका उद्देश्य क्या था कि विश्व का हम निर्माण करें, और कैसे विश्व का, जिसमें शांति हो, जिसमें न्याय हो, जो मानवाधिकारों की रक्षा करे, जहां संधारणीय विकास हो, ताकि हम इस पृथ्वी का सही ढंग से इस्तेमाल कर पाएं। इन सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखकर 2007 में नेल्सन मंडेला जी के द्वारा एल्डर्स ग्रुप की स्थापना की गई। मिशन क्या था? निजी कूटनीति या जन समर्थन इत्यादि के माध्यम से वैश्विक नेताओं को जुटाना और किन मामलों पर ध्यान देना ताकि अस्तित्व के जो संकट है या नैतिकता से जुड़े हुए मामले हैं उनका समाधान किया जा सके, है ना। और सलाहकार परिषद कौन, इसमें दानदाता, एल्डर्स ग्रुप के उदार योगदानकर्ता शामिल हैं और एल्डर्स टीम या लंदन में स्थित है और एल्डर्स ग्रुप को सहायता प्रदान करती है। तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक जानकारी तक जाने की आवश्यकता नहीं है। एल्डर्स ग्रुप चर्चा में रहा तो ये किस प्रकार का ग्रुप है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है और इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है, ये सारी जानकारी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला जो हमारा आर्टिकल है या संक्षिप्त सुर्खी है वो जुड़ी हुई है पुश एवं पुल ट्रांजैक्शन से। चर्चा में क्यों है? क्योंकि एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लेन देन में धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए इस बात की संभावना जताई है कि भविष्य में पुल ट्रांजैक्शंस को बंद किया
जा सकता है। वर्तमान में एनपीसीआई का यूपीआई जो है, यूपीआई पर पुश एवं पुल दोनों प्रकार के ट्रांजैक्शन की अनुमति है। अब एक बड़ा प्रश्न जो आपके दिमाग में होगा वो ये कि आखिर पुश ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं और पुल ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं। देखिए, इस प्रकार के ट्रांजैक्शन हम सभी करते हैं, बस अब से पहले तक हमने नाम पर ध्यान नहीं दिया था। पुश ट्रांजैक्शन क्या है, इसमें जो पेयर है वो ट्रांजैक्शन पर नियंत्रण बना के रखता है। कैसे, किसको ट्रांसफर करना है पैसा, कितना ट्रांसफर करना है, किस मोड से ट्रांसफर करना है, इस सब में किसका नियंत्रण होता है, जो पे करने वाला है, जो भुगतान करने वाला है उसका नियंत्रण होता है। तो इस प्रकार के ट्रांजैक्शन को हम पुश ट्रांजैक्शन कहते हैं, यानी जिसमें पेमेंट करने वाले का नियंत्रण होता है। जैसे आपने देखा होगा यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट करते हैं तो आप पेमेंट करने से पहले कोई क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, है ना, या फिर कोई नंबर इत्यादि दर्ज करते हैं, या अन्य प्रकार का भुगतान भी हो सकता है जिसमें अधिकार आपके पास हो कि आप किसको कितना भुगतान करने वाले हैं। तो ये सारे भुगतान किस प्रकार के भुगतान कहलाते हैं, पुश ट्रांजैक्शन। जिसका सबसे सरल उदाहरण है, आप किसी भी दुकान पर खरीदारी करने जाइए, आप क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, कितनी अमाउंट होगी सारी डिटेल आप डालते और उसके माध्यम से भुगतान होता है। इस प्रकार के भुगतान को पुश भुगतान या पुश ट्रांजैक्शन कहा जाता है और इसे तुलनात्मक रूप से सुरक्षित माना जाता है। किसकी तुलना में, पुल ट्रांजैक्शन की तुलना में। इसमें जो लाभार्थी है या जिसे धनराशि प्राप्त होने वाली है वो ट्रांजैक्शन को शुरू करता है, वो जो है ट्रांजैक्शन की शुरुआत करता है, और जो भुगतान करता है उसके द्वारा अथोराइज उसे किया जाता है, उसी व्यवस्था का लाभ लेते हुए वो ट्रांजैक्शन की शुरुआत कर पाता है। जैसे आपने अपने फोन्स में, अपने यहाँ जो पेमेंट एप्स है उनमें ये व्यवस्था की होगी कि एक समय अवधि पर जब आपका बिजली या अन्य प्रकार का बिल आए तो आपके अकाउंट से सीधा पैसा कट जाए, बिल का भुगतान हो जाए। जब क्रेडिट कार्ड पेमेंट की बात होती है तो वहां पर भी कुछ लोग इस प्रकार की जो है अनुमति प्रदान करते हैं कि क्रेडिट कार्ड का बिल एक निर्धारित तिथि पर खुद उनके अकाउंट से डिडक्ट हो जाए। तो इस प्रकार का जो ट्रांजैक्शन है इसे कौन इनिशिएट कर रहा है, आपने एक बार अनुमति दे दी, अथोराइज कर दिया, उसके बाद उसको कौन इनिशिएट कर रहा है, जिसे पैसे लेने हैं या जो लाभार्थी है, जो बेनिफिशियरी है वो उसे इनिशिएट कर रहा है। अब एनपीसीआई का कहना है कि इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस के साथ वित्तीय धोखाधड़ी जुड़ी होती है ना, फ्रॉड की संभावना होती है। इसलिए हो सकता है कि भविष्य में हम पुल ट्रांजैक्शंस पर रोक लगा दें। अभी पुश और पुल दोनों प्रकार के ट्रांजैक्शंस अलाउड हैं। तो पुश ट्रांजैक्शन मतलब मुझे भुगतान करना है तो मैं नियंत्रण ले रही हूं कि मुझे कितना, किसको, कब भुगतान करना है। पुल ट्रांजैक्शन मैंने आपको एक बार अनुमति दी, आप मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लेंगे, है ना, या काट लेंगे। इस प्रकार के ट्रांजैक्शन को पुल ट्रांजैक्शंस के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट ट्रांसफर मामला क्यों चर्चा में है, क्योंकि कैग ने सरकार को दशकों से उपकर के रूप में एकत्रित लगभग 3.69 लाख करोड़ रुपए के शॉर्ट ट्रांसफर की बात कही। शॉर्ट ट्रांसफर मतलब जितना ट्रांसफर किया जाना था, है ना, जो लीगल व्यवस्था कहती थी उतना ट्रांसफर नहीं किया गया, उसमें कम ट्रांसफर किया, तो उसी को हम शॉर्ट ट्रांसफर के नाम से जानते हैं। तो कैग ने कहा है कि सरकार ने दशकों से उपकर के रूप में एकत्रित 3.69 लाख करोड़ रुपए का शॉर्ट ट्रांसफर किया है। इस मामले को प्रकाश में लाया गया कैग के द्वारा, इसलिए हम शॉर्ट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले किस रूप में ये धनराशि, उपकर। उपकर क्या है, सेस आपने पढ़ा होगा। सेस क्या है, कर पर एक प्रकार का कर क्या कहलाता है, सेस कहलाता है। यह वैधानिक शुल्क है ना, और इस शुल्क की एक प्रमुख विशेषता ये कि सरकार सेस जो लगाती है, चाहे सरकार किसी भी प्रकार का कृषि को लेकर सेस लगाए, क्लीन एनर्जी को लेकर सेस लगाए, सरकार पेट्रोलियम उत्पादक जो कंपनीज हैं उन पर भी 20% की दर से सेस लगाती है ताकि पेट्रोलियम क्षेत्र का डेवलपमेंट संभव हो पाए। तो बेसिकली जिस उद्देश्य से सेस या उपकर लगाया जाता है वो धनराशि उसी उद्देश्य हेतु खर्च होनी चाहिए। पहले वो धनराशि जाती है भारत की संचित निधि में, और वहां से जो भी रिजर्व अकाउंट्स होते हैं लोक लेखा या पब्लिक अकाउंट के तहत, वहां वो धनराशि विशेष उद्देश्यों हेतु खर्च करने के लिए ट्रांसफर कर दी जाती है। अब कैग ने पाया कि दशकों से सरकार ने एक बहुत बड़ी धनराशि है जो सेस के रूप में एकत्रित की, लेकिन उसे ट्रांसफर नहीं किया।
है ना। तो ये पूरा मामला देखने को मिला और प्रमुखतः इन्होंने इस बात पर ध्यान दिया है कि तेल उद्योग विकास बोर्ड के संदर्भ में देखा गया है कि जो ट्रांसफर है उसकी सबसे ज्यादा कमी तेल उद्योग विकास बोर्ड के मामले में देखी गई, यानी इनको सबसे कम ट्रांसफर किया गया है। सरकार, मैंने बताया, तेल उत्पादन कंपनियों पर 20% की दर से सेस आरोपित करती रही है। तो ये जो धनराशि है ये तेल उद्योग विकास बोर्ड को नहीं देखी गई, जिससे इनका विकास भी प्रभावित होता है। तो मोटा मोटा सरकार वैधानिक तौर पर सेस एकत्रित करती है, केंद्र सरकार राज्यों से साझा नहीं करती, जिस उद्देश्य के लिए लगाती है उसी उद्देश्य पर खर्च करती है, लेकिन खर्च करने के लिए फंड ट्रांसफर करना होगा। ये देखा गया कैग के द्वारा कि सरकार ने दशकों से ऐसी बड़ी अमाउंट रखी हुई है जो ट्रांसफर नहीं की, और सबसे ज्यादा ट्रांसफर में कमी तेल उद्योग विकास बोर्ड के मामले में देखने को मिली, अर्थात जो तेल क्षेत्रक है या तेल औद्योगिक क्षेत्र है उसके विकास हेतु जो सेस एकत्रित किया जा रहा था उसे ट्रांसफर कम किया गया, जिसके चलते ये पूरा न्यूज आर्टिकल चर्चा में है। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के बारे में बात कर रहा है हमारा अगला संक्षिप्त आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक पैनल ने कहा है कि भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में जो 4 धाम बारहमासी सड़क चौड़ीकरण को लेकर परियोजना है उसका पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि भागीरथी इको सेंसिटिव जोन की पूरी व्यवस्था क्या है। इस जोन को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2012 में अधिसूचित किया और 2018 में इसमें कुछ संशोधन कर दिए गए। इसका विस्तार गोमुख से उत्तरकाशी तक लगभग 4200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक है। साथ ही ये जो इको सेंसिटिव जोन हम घोषित करते, जैसे मैंने कहा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2022 में जो है भागीरथी इको सेंसिटिव जोन की घोषणा की। तो इको सेंसिटिव जोन की घोषणा किस अधिनियम के तहत की जाती है, तो एकदम ध्यान रखना है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। और इको सेंसिटिव जोन हम इसलिए घोषित करते हैं ताकि जो हमारे संरक्षित स्थल हैं उनको बाहरी शॉक से बचाया जा सके। और ये इको सेंसिटिव जोन शॉक एब्जॉर्बर का काम करते कि कोई भी अगर शॉक आ रहा है बाहर से, कोई भी झटका, कोई भी व्यवधान है तो वो इन सेंसिटिव एरियाज तक ना पहुंच पाए। तो भागीरथी इको सेंसिटिव जोन चर्चा में रहा। अगला आर्टिकल जुड़ा हुआ है आइडियोयोनेला साइकेंसिस से। ये क्या है? बेसिकली एक बैक्टीरिया है ना, जिसमें पेट यानी पॉलीएथिलीन टेरिफ्थैलेट को विघटित करने की शक्ति होती है। अब चूंकि एक बैक्टीरिया है जो पैट को विघटित कर सकता है, और पैट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? बोतलों के निर्माण और फूड की पैकेजिंग इत्यादि में। तो जरा सोचिए कि अगर इस प्रकार का कोई बैक्टीरिया इफेक्टिवली काम कर पाए तो हम प्लास्टिक को भी विघटित कर पाएंगे। और प्लास्टिक का विघटन एक बड़ी समस्या रही। अगर हम प्लास्टिक का विघटन कर पाए तो हम सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दे पाएंगे, यानी सर्कुलर, जहां हम चीज़ों को उत्पादन करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, फिर से रीयूज करते हैं, रिसाइकल करते हैं और फिर से उनका इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी क्षमता हमारी बेहतर हो पाएगी। तो क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। जापान में प्लास्टिक बोतल रिसाइकलिंग प्लांट के पास इसे खोजा गया है। ये कैसे काम करता है? एक विशेष प्रकार का एंजाइम उत्पन्न करता है जो पेट को पर्यावरण के लिए हानिकारक घटकों में तोड़ता है और बाद में उसे वो अपने आहार स्रोत के तौर पर उपयोग करता है। और इसका उपयोग प्लास्टिक दक्ष और विशाल जैव अपघटन प्रणालियों के विकास के लिए किया जा सकता है। जैसा अभी बताया, इससे सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। तो ये कारण है जिसके चलते आइडियोनेला साइकेंसिस नामक बैक्टीरिया चर्चा में रहा, क्योंकि ये पेट को विघटित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तातो 2 जल विद्युत परियोजना। देखिए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अरुणाचल प्रदेश के शी योमी जिले में तातो 2 जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिसके चलते ये न्यूज आर्टिकल चर्चा में है। अब
स्थापित दक्षता मोटा मोटा या क्षमता देखना 700 मेगावाट है। उत्पादित ऊर्जा उतना ज्यादा जो है ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार के जटिल प्रश्न सामान्यतः प्रीलिम्स में पूछे नहीं जाते। क्रियान्वयन कौन कर रहा है? नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से इसका संचालन किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तो सिंपली ध्यान रखना कि ये जो तातो 2 जल विद्युत परियोजना है किस राज्य में है, और दूसरा अगर अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में अन्य जल विद्युत परियोजनाएं कौन सी है? सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना, कोमेंग हाइड्रो पावर स्टेशन, हीवो जल विद्युत परियोजना इत्यादि हैं जो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित हैं। तो सिर्फ यही 2 बातें हैं। आई थिंक परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से यही जरूरी है, बाकी चीजों को आप अवॉइड कर सकते हैं। आगे है अपार आईडी। ये एक प्रकार की आईडी है जो विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी। 12 अंक की ये एक आईडी है जिनसे जो है उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त किया जा सकता है। बाकी देखते हैं कि आखिर चर्चा में क्यों। सीबीएसई ने कक्षा 9 और 11 के पंजीकरण तथा 2026 की बोर्ड परीक्षाओं से पहले कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों की सूची प्रस्तुत करने के लिए 12 अंकों की ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री या अपार आईडी का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है ना। तो बेसिकली एक आईडी है जिसके इस्तेमाल को जो है अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके चलते यह आर्टिकल चर्चा में है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है। 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी के उद्देश्य के साथ इसे शुरू किया गया। क्रियान्वयन कौन कर रहा है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। 24-25 सत्र से स्कूलों के लिए इसे लॉन्च किया गया है। उद्देश्य है प्रत्येक विद्यार्थी को एक विशिष्ट और स्थायी 12 अंकीय आईडी प्रदान किया जाए और उनकी शैक्षणिक उपलब्धि जैसे कोई डिग्री, डिप्लोमा इत्यादि को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाया जा सके। इससे देश भर के विद्यार्थियों के जो शैक्षणिक दस्तावेज हैं वो आसानी से उपलब्ध हो पाएंगे। तो ये है अपार आईडी की व्यवस्था। श्रेष्ठ पहल। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य स्वास्थ्य विनियामक उत्कृष्टता सूचकांक, क्या है इसी सूचकांक को हम क्या कह रहे हैं? श्रेष्ठ सूचकांक, इसका शुभारंभ किया। उद्देश्य क्या है? यह राज्य औषधि विनियामक जो व्यवस्थाएं हैं उनको स्टैंडर्डाइज करेगा और उनको स्ट्रेंथन करेगा, मानकीकृत करेगा और मजबूत करेगा। इस दिशा में ये एक राष्ट्रीय पहल है। श्रेष्ठ का से क्या है? स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। ये किसकी पहल है? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की ये एक पहल है। उद्देश्य क्या है? देश भर में जो राज्य औषध विनियामक प्राधिकरण है ना, उनका जो रेगुलेशन है, प्रदर्शन है, उसको सुधारा जाए और हम ये सुनिश्चित कर पाए कि जो दवाइयां उपलब्ध हों वो सुरक्षित हों और गुणवत्ता मानकों को पूरा किया जाए या उनका अनुसरण किया जाए। 5 प्रमुख विषय है जिन पर ध्यान दिया जाएगा: मानव संसाधन, अवसंरचना, लाइसेंसिंग, निगरानी गतिविधि और जवाबदेहिता। तो बेसिकली औषध क्षेत्र के संदर्भ में मानक व्यवस्था को लागू करना और गुणवत्ता को सुधारने के संदर्भ में कार्य करता है श्रेष्ठ इनिशिएटिव। तो ये थी आज की संक्षिप्त सुर्खियां। अब देखते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीपीआई केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। क्या ऐसा कुछ हमने पढ़ा है? दूसरा कथन, थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई में ईंधन समूह का भारांश अधिक होता है जबकि सीपीआई में खाद्य पदार्थों का भारांश अधिक होता है। तो जो हमने इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ आर्टिकल पढ़ा उसमें हमने दोनों जो स्टेटमेंट है उनके संदर्भ में चर्चा की थी। मैं उत्तर नहीं बताऊंगी, उत्तर आपको खुद से खोजना है, क्योंकि जब हम खुद से कोशिश करते हैं, जो पढ़ा है उसे याद करने की कोशिश करते हैं तो हम अच्छे से रिटेन कर पाते हैं। सेमिकोन इंडिया कार्यक्रम का सर्वोत्तम वर्णन किस प्रकार से किया जाता है? बहुत स्पेसिफिक जानकारी पूछी नहीं, सिर्फ पूछा है सेमिकोन कार्यक्रम जो है वो किस बारे में है। सौर पैनल निर्माण के बारे में है, सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कार्यक्रम है, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं या स्किल इंडिया। इवन अगर आपको ये भी पता है कि सेमिकोन इंडिया को आपने किस न्यूज आर्टिकल के तहत पढ़ा था, है ना, तो इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के तहत पढ़ा था, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। एल्डर्स ग्रुप अभी हमने संक्षिप्त सुर्खियों में देखा।
ये न्यायिक सुधारों की बात करते हैं, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की बात करते हैं, या फिर वृद्ध जनसंख्या के मुद्दों पर एक अंतर सरकारी मंच है, न्याय, शांति या मानवाधिकार, आखिर क्या? एल्डर्स ग्रुप अभी हमने पढ़ा, गाजा पट्टी के संदर्भ में उनका एक वक्तव्य आया, तो उसके लिए चर्चा में, तो याद कीजिए हमने कहाँ एल्डर ग्रुप्स की बात की थी। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड के संदर्भ में कुछ कथन है, विचार करने हैं। 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन के माध्यम से इसे शुरू किया गया था और यह राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं करता। क्या कहा था मैंने? दोहरी नागरिकता है, राजनीतिक अधिकार प्राप्त करता है, याद कीजिए। दूसरा, ओसीआई कार्ड धारकों को कृषि परिसंपत्तियों के अधिकरण सहित या अधिग्रहण सहित आर्थिक, वित्तीय और शैक्षणिक सुविधाओं में अनिवासी भारतीयों के समान सुरक्षा या सुविधा दी गई है। याद कीजिए, कृषि संपत्ति या बागवानी संपत्ति के अधिग्रहण के संदर्भ में हमने अंत में क्या पढ़ा था? ऐसी कोई सुविधा, ऐसा कोई लाभ ओसीआई कार्ड धारकों को मिलता है। अगला, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू की गई श्रेष्ठ पहल का उद्देश्य क्या है? स्वच्छता कवरेज, औषध विनियमन, सौर रूफटॉप या मेधावी छात्रों को आवासीय शिक्षा। अभी हमने श्रेष्ठ पढ़ा है, तो याद कीजिए। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पुल ट्रांजैक्शन, पुश और पुल ट्रांजैक्शन। पुश जिसमें अगर मैं पैसा भेज रही हूँ, सेंडर हूं, तो मैं कंट्रोल कर रही हूँ। पुल में जो लाभार्थी है वो ट्रांजैक्शन को इनिशिएट कर रहा है। तो क्या पुल ट्रांजैक्शन में भुगतानकर्ता द्वारा शुरू किया जाता है, क्यूआर कोड से भुगतान जुड़ा होता है, किसके द्वारा शुरू किया जाता है, या लाभार्थी? तो बेसिक अंतर यही था, भुगतानकर्ता द्वारा शुरू किया जाए वो क्या है, पुश ट्रांजैक्शन, और जो लाभार्थी द्वारा शुरू किया जाए उसे हम क्या कहेंगे, पुल ट्रांजैक्शन। इसी पर भविष्य में प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इसकी बात एनपीसीआई के द्वारा की गई है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। आई होप न्यूज़ टुडे के इस अंक से आप लाभान्वित हुए हों। इसी के साथ न्यूज़ टुडे को विराम देते हैं। धन्यवाद।